हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। आभूषण से जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, स्त्री आकर्षक सुंदर लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार भाषा की सुंदरता और सरलता के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक स्त्री है, एक नारी है, वो आभूषण पहन लेती है, ज्वेलरी पहन लेती है, मेकअप कर लेती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार भाषा के लिए भी फिगर्स ऑफ स्पीच एक मेकअप ही है, एक ज्वेलरी ही है, जो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच कई टाइप्स के होते हैं, बट हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? सिमली यानी कि उपमा। सेकंड नंबर क्या है? मेटाफर यानी कि रूपक। थर्ड नंबर क्या है? पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। फोर्थ नंबर क्या है? एपस्टॉफी यानी कि संबोधन। फिफ्थ नंबर ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास। सिक्स्थ नंबर क्या है? हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति। सेवंथ नंबर अनामेटाफिया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है? सिमली। सिमली के बारे में डिस्कस करते हैं। सिमली यानी कि उपमा। उपमा अलंकार जो है दो डिफरेंट टाइप्स की वस्तुओं के बीच तुलना करता है, जिसमें कम से कम एक क्वालिटी समान होना चाहिए, और इसमें एज, लाइक या सो शब्दों का प्रयोग जो इक्वालिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिमली की पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑब्जेक्ट की तुलना हुई होगी, और उसमें उस सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड देखने को मिल सकते हैं जैसे कि एज, लाइक, सो का यूज आपको देखने को मिल सकता है। और थर्ड नंबर क्या है कि दोनों में जिससे तुलना की गई हो, दोनों में कम से कम एक क्वालिटी समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जिसके आधार पर उसकी तुलना किया जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जिससे तुलना किया जाए, दो ऑब्जेक्ट्स जो हो वो एक टाइप्स की नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक जाति की नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए। तब उसमें कंपेयर जो होगा वो हो जाएगा सिमली। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, ही इज कनिंग लाइक अ फॉक्स, यानी कि उसके शब्दों पर विश्वास न करें, वह एक लोमड़ी की तरह कपटी है। फिर नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वाज एज कोल्ड एज आइस, उसके चेहरे पर जो व्यक्ति भाव है वह बर्फ की तरह ठंडा था। द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वाज एज कोल्ड एज आइस, उसके चेहरे पर व्यक्ति भाव बर्फ की तरह ठंडा था। यानी कि द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस यानी कि उसके चेहरे पर जो व्यक्ति भाव था कैसा था? वाज एज कोल्ड एज आइस, उतना ठंडा जितना कि बर्फ होता है, यानी कि बर्फ की तरह ठंडा था। फिर नेक्स्ट है हर वॉइस इज एज स्मूथ एज सिल्क, हर वॉइस यानी कि उनकी आवाज़ इज है एज स्मूथ, उतना मुलायम, एज जितना कि सिल्क होता है, यानी कि उनकी आवाज़ सिल्क की तरह मुलायम है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, हिज लैंग्वेज यानी कि उसका भाषा इज स्वीट लाइक हनी, यानी कि शहद की तरह मधुर है, यानी कि उनकी आवाज़, उनकी भाषा शहद की तरह मधुर है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक अलग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, सी इज़ एज जेंटल एज हर सिस्टर, सी इज़ एज जेंटल यानी कि वह उतने ही बुद्धिमान तेज है जितनी कि उसकी बहन है। तो यानी कि वह यहाँ पे दोनों पर्सन है, यानी कि वह एक लड़की है और उसकी बहन की तुलना की जा रही है, यानी कि दोनों एक ही जाति के हैं। जब तुलना एक जाति में हो तो उसको सिमली नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? कंपैरिजन कहेंगे, यानी कि उसमें सिमली नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके बीच तुलना किया जाएगा तो वो सिमली होगा। जैसे कि यहाँ पे डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड, हिज यानी कि ही कोई लड़का होगा, उसके शब्दों पर विश्वास करने की बात कही जा रही है, तो ही यहाँ पे एक लड़का है, एक पर्सन है। और यहाँ पे किससे कंपेयर इसका किया गया है? लाइक अ फॉक्स, एक लोमड़ी से, और ये जबकि ये क्या है? जानवर है। तो ये यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे एनिमल है, तो ये दोनों के बीच तुलना की गई है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो गए।
तो जब तुलना डिफरेंट टाइप्स में हो यानी कि अलग जाति में हो तो उसको सिमिली कहेंगे, लेकिन जब एक ही जाति में हो तो उसको हम लोग कंपैरिजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सी लड़की है और उसकी बहन से ही तुलना की जा रही है। फिर इसमें भी है हर फेस, द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, यानी कि वह एक लड़की है, उसके चेहरे का भाव के बारे में बताया जा रहा है। तो वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि बर्फ़ से। बर्फ़ ऑब्जेक्ट है एक तरह से और उससे उसकी तुलना की जा रही है। वो निर्जीव एक वस्तु है बर्फ़ और ये एक पर्सन है वो लड़की, तो दोनों के बीच तुलना की जा रही है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जाति की नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों में डिफरेंट नज़र आ गया होगा। तो इस तरह से आपको देखने को वर्ड मिल सकता है लाइक, एज यहाँ भी है, फिर लाइक। जो मैंने पहले ही बताया था कि सेंटेंस में आपको देखने को ऐसे वर्ड मिलेगा लाइक, एज, सो करके। और दूसरी बात ये भी आप लोग देख लिए, सेकंड पॉइंट ये था कि जिससे तुलना किया जाए वो डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंट है और यहाँ पे उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और लिख दी हूँ कि ये सिमिली है और ये कंपैरिजन्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हर वॉइस इज एज स्मूथ एज सिल्क, यहाँ पे सिल्क जो कपड़ा होता है सिल्क वाला, उससे इसकी कंपेयर की गई है। हर वॉइस उस लड़की की वॉइस, यानी कि सिल्क कपड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उससे इसकी तुलना की गई है। फिर उसकी यहाँ पे है हिज लैंग्वेज, यानी कि उसका जो भाषा है हनी की तरह शहद, यानी कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि ये सिमिली है और ये कंपैरिजन्स है। यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप्स के होंगे और ये एक ही जाति के होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सिमिली क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर, यानी कि रूपक। तो रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज, लाइक तथा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सिमिली था उसमें आपको एज, सो और लाइक का प्रयोग देखने को मिलता था, लेकिन इसमें इस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जो सिमिली था उसमें ये बताया जा रहा है कि ये वस्तु उसके जैसा है, उसकी तरह है, लेकिन इसमें उसको वही मान लिया जाता है, एकदम एग्जैक्टली मान लिया जाता है कि ये है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट क्या है, द क्लासरूम वाज अ जू, यानी कि जो क्लासरूम था वो क्या है, चिड़ियाघर था। द क्लासरूम वाज अ जू, क्लासरूम चिड़ियाघर था, यानी कि क्लासरूम को ये नहीं कहा गया लाइक अ जू, डायरेक्ट उसको एकदम एग्जैक्टली मान गया कि वो चिड़ियाघर था। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, योर आइज आर स्टार्स, योर आइज आर स्टार्स, यानी कि तुम्हारी आंखें आर स्टार्स, तारे हैं। यानी कि ये लाइक स्टार्स नहीं कह रहा है कि तारे की तरह तुम्हारी आंखें नहीं, ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी आंखें तारे की तरह हैं, कह रहा है कि तुम्हारी आंखें ही तारे हैं। एकदम मतलब बताइए आंख तारा कैसे हो सकता है। तो उसमें एग्जैक्टली मान लेता है कि हाँ तुम्हारी आंखें तारे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है लाइफ इज अ ड्रीम, यानी कि जीवन एक सपना है। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह है जीवन, ये नहीं, सपना ही है। फिर कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। अब कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड तो नहीं कहेंगे ना, स्विट्ज़रलैंड तो दूसरा है, लेकिन इंडिया का जो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो एक तरफ से मान लिया जाता है, एग्जैक्टली माना जाता है, ऐसा लगेगा कि वो एकदम वास्तव में है। तो आप लोग दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि सिमिली और मेटाफर में, जैसे कि सिमिली और मेटाफर दिया है तो लाइक, सो, एज उसमें सेंटेंस में यूज हुआ है, तो उसको यदि हम हटा दें तो वो मेटाफर बन जाएगा। और यदि मेटाफर ऐसे सिंपल मेटाफर है सेंटेंस और उसमें यदि हम लगा दे रहे हैं एज, लाइक, सो, तो वो बन जाएगा सिमिली। तो सिमिली और मेटाफर को आपस में बदला जा सकता है। लाइक, सो, एज को लगाकर हटा देंगे तो बन जाएगा मेटाफर और उसमें लगा देंगे तो बन जाएगा सिमिली। तो यही दोनों में अंतर है। इसमें की तरह बताया जाता है कि उसके जैसा है, उसके तरह है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है, लव इज़ ब्लाइंड,
लव इज़ ब्लाइंड। लव कोई व्यक्ति तो नहीं है जो अंधा होगा, तो कह रहे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो यहाँ पे अंधा या तो कोई व्यक्ति ही होता है, तो यहाँ पे एक तरफ से व्यक्ति मान लिया गया, ठीक है ना। क्या है, पर्सनिफिकेशन, यानी कि पर्सन यानी कि व्यक्ति मान लिया गया है। फिर उसी तरह अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी कि अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। यानी खटखटाने का काम तो कोई इंसान ही कर सकता है ना, पर्सन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर को कह दिया गया है, एक तरफ से व्यक्ति मान लिया गया है, ठीक है ना। ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक मतलब व्यक्ति मान लिया गया है और उसको इस तरह से। फिर उसके बाद है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि उसकी चिंता जो है उसके फेस पर, उसके चेहरे पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये कोई व्यक्ति तो नहीं है उसके चेहरे पे बैठा हुआ होगा। तो एक तरफ से इस सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज किया गया है वो उसको एक पर्सन मान लिया गया, एक व्यक्ति का रूप दे दिया गया है। इस प्रकार ये पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। जिस प्रकार सिमली और मेटाफर में थोड़ा सा अंतर था कि उसमें एज लाइक सो लगा देंगे तो सिमली हो जाएगा, हटा देंगे तो वो मेटाफर हो जाएगा, और उसी तरह यहाँ पर्सनिफिकेशन में और संबोधन में थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें भी निर्जीव वस्तु या बातों को एक व्यक्ति मानकर एक बस व्यक्ति मान लिया जाता था, और इसमें क्या है एपोस्ट्रोफी में उसको मानकर एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, उसको जैसे पुकारा जाता है। जैसे होता है ना कोई व्यक्ति है तो उसको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है कि उसी तरह ओ डेथ कम सून, अब यहाँ पे ओ डेथ, अरे मृत्यु कम सून, शीघ्र आओ, जल्दी आओ, यानी कि मृत्यु जो है यहाँ पे मौत है, डेथ, या क्या कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसको बुलाया जा रहा है जल्दी आओ। इस तरह से एपोस्ट्रोफी में क्या है निर्जीव वस्तु या पदार्थ को एक सजीव मानकर, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन की तरह उसको संबोधित किया जाए, उसको बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो ये एपोस्ट्रोफी हो गया। और इसमें क्या है बस उसको मान लिया जाए, एग्जैक्टली मान लिया जाए कि हाँ मतलब कि लव इज़ ब्लाइंड, ये प्यार अंधा है, अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, जो कि व्यक्ति खटखटाने का काम करता है। इस तरह से ये पर्सनिफिकेशन हुआ और ये एपोस्ट्रोफी हुआ। जब संबोधित कर देगा तो मान लीजिए एपोस्ट्रोफी है, और जब संबोधित नहीं किया गया लेकिन विचार या व्यक्ति नहीं, विचार या फिर निर्जीव वस्तु को यदि एक पर्सन का रूप दे दिया जाए तो वो मानवीकरण हो जाएगा, यानी कि पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास। लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी कि लाइफ कैसे बिटर भी हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है, यानी कि कड़वा भी है, मधुर भी है। मतलब कड़वा है लेकिन मधुर भी है, ठीक है, दोनों बात कही जा रही है। तो एक तरफ से विरोधाभास है, दोनों में विरोध है। कड़वा है तो फिर मधुर कैसे, मधुर है तो फिर कड़वा कैसे है। उसी तरह यहाँ पे इट इज़ एन ओपन सेक्रेट, जो ओपन होगा वो सेक्रेट कैसे हो सकता है, या फिर जो सेक्रेट होगा ओपन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इट इज़ एन ओपन सेक्रेट, यानी कि यह एक खुला हुआ रहस्य है। जब खुला है तो फिर रहस्य कैसा, यानी कि इसमें विरोध है, ठीक है ना। उसके बाद है ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, यानी कि ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, यानी कि वो मधुर दर्द महसूस कर रहा था, यानी कि दर्द था बट मधुर था, यानी कि थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ऐसे वर्ड देखने को मिले तो उसमें दोनों में विरोध हो तो उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं, यानी कि विरोधाभास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोली, यानी कि अतिशयोक्ति। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस कुछ दिया गया है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि जो युद्ध हुआ, इन द बैटल यानी कि युद्ध में, रिवर्स ऑफ ब्लड यानी कि खून की नदियाँ बही, ठीक है ना, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बही। कहते हैं ना कि युद्ध ऐसा हुआ मानो उसमें खून की नदी बही, यानी कि इतना खून इतने लोगों का खून बहा कि मानो कौन एक तरफ से खून की नदी बह रही हो, उस तरह से कहा जा रहा है। तो कितना भी युद्ध हो, अब खून की नदी तो नहीं बह सकती है ना, तो एक तरफ से बहुत बढ़ा कर इस बात को कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे है सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट यानी कि वह रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स यानी कि उस आंसुओं का एक तरफ से कहे तो समुद्र, इतना रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया।
यानी कि एक तरफ से कह दे कि आंसुओं का समुद्र वो रोई हैं। सी वेप्ट ओशियंस टीयर्स, यानी कि वह आंसुओं का सागर रोई। ठीक है ना। तो कोई इतना थोड़े रोएगा कि उससे सागर भर सकता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन दोनों बातों को एकदम बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो जब बात बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो उसको समझ लीजिए कि हाइपरबोली है, यानी कि अतिशयोक्ति है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अनाटोपिया है, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। जिस तरह से आप देखते हैं किसी वस्तु की भी आवाज़ होती है, एक पशु पक्षी उसकी भी आवाज़ अलग होती है, तो जो बोलने की उसकी जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसी को कहते हैं अनाटोपिया। यानी कि जैसे द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग, यानी स्नेक्स क्या है, यानी कि जो सांप है वो क्या करते हैं, हिसिंग करता है, फुफकारता है। फिर यहाँ पे जो बीज है यानी कि मक्खी है, वो क्या कहते हैं, बजिंग कहती है। ठीक है ना, भिन भिनाती है। ठीक है। उसके बाद आई जस्ट हियर्ड द म्यू ऑफ ए कैट, जस्ट हियर, मैंने ठीक अभी बिल्ली के एक म्याऊ करने की आवाज़ को, साउंड को मैंने सुना। यानी कि यहाँ पे म्यू जो वर्ड है वो क्या है, बिल्ली की एक साउंड है, बिल्ली की आवाज़ है जो म्याऊ होता है। ठीक है। स्नेक्स हिसिंग यानी फुफकारता है। फिर बीज क्या है, बजिंग करते हैं, यानी कि भिनभिनाती रहती हैं। ठीक है। तो अनाटोपिया में क्या है, पशु पक्षी या वो वस्तु किसी की भी ध्वनि को, आवाज़ को ही यूज किया जाता है इस सेंटेंस में। ठीक है। उस आवाज़ से ही पता लगाया जा सकता है कि वो कौन से पशु है, पक्षी है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो में जो भी मुझसे अनजाने जाने में जो भी त्रुटि हो गई, जो भी गलती हो गई, या फिर गलती से कुछ मैंने बोल दिया होगा, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।